जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू बायो पाठशाला बेटा। ठीक है। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि कमेंट में आप जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें, ठीक है, और फिर अपनी वीडियो स्टार्ट करें। अब हम इसमें ये हमारा चल रहा था रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, ठीक है, 11th का। तो अभी सॉरी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, और इसमें हम ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर कवर अप हो जाए, ठीक है। तो बेटा हम पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। तो देखो O2 और CO2 का ही ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। तो वो किसी न किसी माध्यम से तो होगा, ठीक है, कोई ना कोई मीडियम तो होगा, तो ब्लड के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और देखो 97% O2 जो है वो RBC ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। और रिमेनिंग 3% जो है वो O2 हमारे डिजॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा से। और जो 20 to 25% CO2 है वो RBC ट्रांसपोर्ट करती है। जो 70% है वो एज अ बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट होता है। और 7% CO2 प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा डिजॉल्व स्टेट में, ठीक है बेटा। अब देखो ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का। जो हीमोग्लोबिन होती है, रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जो होता है, ठीक है, वो हमारी RBC में प्रेजेंट होता है। और जो O2 बेटा वो बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से रिवर्सिबल मैनर में, ठीक है। और क्या बाइंड करके क्या बना लेता है हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम 4 O2 के मॉलिक्यूल्स कैरी कर सकता है। अब देखो जो बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, हाँ, वो किस पे रिलेट उसके से रिलेट होती है, वो पार्शियल प्रेशर O2 से। जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कंसनट्रेशन हो गई, जो टेम्परेचर है, ये सारे फैक्टर्स जो है इस बाइंडिंग के साथ इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। अब देखो जब हम ये देखो इस ग्राफ को ध्यान से देखो, एक सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन हो रही है। हमने यहाँ किसका है, हमने PO2 ले रखा है और परसेंटेज सैचुरेशन ले रखी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। तो एक सिग्मोइड कर्व हमें मिलती है, ठीक है। जब भी हम इनको इनके अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर को इसके अगेंस्ट हम प्लॉट करेंगे परसेंटेज सैचुरेशन की हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की, तो हमें एक सिग्मोइड कर्व मिलेगी, ठीक है। अब ये इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर हमें को अब कुछ पढ़ना है, जैसे कि क्या क्या इफेक्ट रहेगा PCO2 का, H+ कंसनट्रेशन का, O2 की बाइंडिंग जब हीमोग्लोबिन के साथ होगी, ठीक है। तो एल्वलाई में क्या होता है कि हाई PO2 होता है और PCO2 क्या होती है, लो होती है, ठीक है। और लो ही H+ कंसनट्रेशन होगा, टेम्परेचर भी लो होगा। तो ये सारे के सारे फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं जिनमें कि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग होगी, ठीक है। लेकिन टिश्यू के अंदर क्या होता है, अपोजिट होता है। वहाँ पे लो PO2, ठीक है, हाई PCO2, हाई H+ कंसनट्रेशन होगी और हाइयर टेम्परेचर होगा। ये सारी की सारी कंडीशन जो हैं अब ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से अलग होने में फेवरेबल होती हैं, ठीक है। इसका मतलब डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से। तो ये कंडीशन क्लियरली हमें एक चीज़ बताती है कि जो O2 बाउंड होता है हीमोग्लोबिन में वो कहाँ पे होता है, लंग सरफेस में, ठीक है। और डिसोशिएट कहाँ होगा, टिश्यू में, क्योंकि कंसनट्रेशन वेरी करती है। और 100 ml ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो 5 ml O2 डिलीवर करता है, ठीक है, टिश्यूज़ तक, अगर नॉर्मल सारी की सारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। 100 ml O2 ब्लड क्या करेगा, 5 ml ऑफ O2 टू टिश्यू। अब देखो एक बार NCERT से करा देती हूँ तुम्हें, हाँ, फिर उसके बाद हम CO2 का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। ब्लड क्या है, मीडियम है O2 और CO2 ट्रांसपोर्ट के लिए। 97% O2 जो है ट्रांसपोर्ट होती है RBC की ब्लड के अंदर, ठीक है। रिमेनिंग 3% O2 है वो कैरी होगी डिजॉल्व स्टेट में थ्रू प्लाज्मा। नियरली 20-25% CO2 है वो ट्रांसपोर्ट होगी RBC से, वेयर जो 70% है इसमें से वो एज अ बाइकार्बोनेट कैरी होगी। जो 7% CO2 है वो कैरी होती है डिजॉल्व स्टेट में थ्रू प्लाज्मा। अब देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन क्या है, रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, प्रेजेंट होता है RBC के अंदर। O2 जो है बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल मैनर में और क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये
ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितना कैरी कर सकता है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। बाइंडिंग जो होती है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ वो किस किस पे डिपेंड करेगी, रिलेट करेगी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। पार्शियल प्रेशर जो है CO2 का, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन और टेम्परेचर, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो इंटरफेयर करते हैं इस बाइंडिंग के साथ में। सिग्मॉइड कर्व ऑब्टेन होती है जब परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन की विद O2 अगर हम के अगेंस्ट में प्लॉट करते हैं, ठीक है, PO2 के अगेंस्ट, तो ये कर्व को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है अगर हमें फैक्टर्स का इफेक्ट पढ़ना है, जैसे PCO2 H+ कंसनट्रेशन के कब, ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन। एल्वलाई के अंदर जहाँ पे हाई PO2 होता है, लो PCO2 होता है, लेसर H+ कंसनट्रेशन है, लोअर टेम्परेचर है, ये सारे फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए, मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग के लिए। यहाँ पे क्या होता है, जब टिश्यू के अंदर क्या होता है, लो PO2 होता है, हाई PCO2, हाई H+ कंसनट्रेशन और हायर टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। ये कंडीशन फेवरेबल होती है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से डिसोशिएशन होने में, ठीक है, डिसोशिएट होने में, अलग होने में। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि O2 जो बाउंड होती है हीमोग्लोबिन के साथ वो होती है लंग सरफेस में और डिसोशिएट होती है टिश्यू में, ठीक है। और हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डिलीवर कर सकता है अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। बेटा ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। जो CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन उसे किस फॉर्म में कैरी करेंगी, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कितनी, वो भी 20 से 25%। ये बाइंडिंग रिलेट करती है पर जो CO2 का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट करेगा, वो क्या होगा, PO2, ठीक है, जैसे इसके अपोजिट। जब PCO2 हाई होती है और PO2 लो होता है टिश्यू के अंदर, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बाइंडिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। और जब PCO2 लो होता है और PO2 हाई होता है एल्वलाई के अंदर, तो डिसोशिएशन होता है, ठीक है, कार्बामिनो का हीमोग्लोबिन से, ठीक है। उसके बाद देखो तो CO2 जो होती है वो बाउंड होती है हीमोग्लोबिन से, कहाँ से, टिश्यू से डिलीवर होती है कहाँ पर, एल्वलाई में। जो RBC है बेटा बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन होती है उसके पास एंजाइम की, कौन सी, कार्बोनिक एनीहाइड्रेस, ठीक है, और बहुत कम क्वांटिटीज इसकी प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम फैसिलिटेट करती है रिएक्शन, देखो दोनों डायरेक्शन में, दोनों तरफ एरो है ना, तो दोनों डायरेक्शन में। CO2 अगर प्लस H2 होगा तो क्या बनाएगी, H2CO3 बनाएगी, ठीक है। और दोनों जैसे जिस हिसाब से कंडीशंस अवेलेबल होंगी ना, अगर इसकी आगे बढ़ने में है, मान लो CO2 की H2O से, तो H2CO3, मतलब इंटर कन्वर्जन हो सकता है, जिस तरीके की कंडीशंस है उस तरीके का ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखो टिश्यू के साइड पे जहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई होता है, ठीक है, क्यों, किसी वजह से, कैटाबॉलिज्म की वजह से, तो C2 डिफ्यूज होते आते हैं ब्लड में, ठीक है, RBC और प्लाज्मा में, और क्या बना लेते हैं, HCO3 नेगेटिव और H+ आयन, ठीक है। और एल्वोलायर साइड पे जहाँ पे PCO2 लो होता है, ठीक है, तो रिएक्शन प्रोसीड करती है अपोजिट डायरेक्शन में, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O, ठीक है। दस CO2 जो ट्रैप होती है सब बाइकार्बोनेट टिश्यू लेवल पे, वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है एल्वोलाई में, ठीक है, रिलीज आउट हो जाती है एज अ CO2। अब देखो एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वोलाई, जैसे मैंने कि उसका बताया था तुम्हें, हाँ, ऑक्सीजन का देखो 100 ml कितना करेगा, 5 ml, और यहाँ पे 100 ml कितना करेगा, 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वोलाई, ठीक है। और यहाँ पे किसको कर रहा था, टिश्यू को, टू द टिश्यू। अब देखो रेगुलेशन कैसे होता है रेस्पिरेशन का। ह्यूमन बींग से बेटा एक क्षमता होती है कि वो मेंटेन कर सकता है, मॉडरेट कर सकता है अपनी रेस्पिरेटरी रिदम को, ठीक है, जैसे कि उसकी बॉडी की डिमांड है, बॉडी के टिश्यू की डिमांड है, उस हिसाब से, ठीक है। तो ये न्यूरल सिस्टम की वजह से होता है। एक स्पेशल सेंटर होता है मेडुला रीजन में, ब्रेन के में, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। ये सबसे पहले ये रेस्पॉन्सिबल होता है इस रेगुलेशन के लिए। एक दूसरा सेंटर भी होता है पॉन्स रीजन में, जिसको हम बोल देंगे न्यूमैटिक 6 सेंटर, ठीक है। ये मॉडरेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के सारे फंक्शंस को। उसके बाद आता है एक न्यूरल सिग्नल आता है इस सेंटर से, जो रिड्यूस कर देता है हमारी इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को, ठीक है, और जिससे क्या हो जाता है कि रेस्पिरेटरी रेट जो है वो
बदल जाता है। एक कीमोसेंसिटिव एरिया भी होता है इसके जस्ट एडजेसेंट में, रिदम सेंटर के एडजेसेंट में, जो हाईली सेंसिटिव होता है CO2 और हाइड्रोजन आयन के। अगर ये सब चांस इंक्रीज हो जाते हैं तो ये सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और जिसके अगर ये एक्टिवेट हुआ तो क्या होता है कि एक सिग्नल भेजता है रिदम सेंटर को, ठीक है। नेसेसरी जितनी भी एडजस्टमेंट है वो होती हैं रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जितने सब्सटेंसेस है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। रिसेप्टर जो एसोसिएट होते हैं हमारे, जुड़े होते हैं आर्टिक आर्क से और कैरोटिड आर्टरी से, वो भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि CO2 और H+ की कंसनट्रेशन में कुछ चेंज हुआ है भैया, ठीक है। वो आगे सिग्नल भेजेंगे रिदम सेंटर को, ठीक है। फिर वो अपना जो भी एसेसरी वो हैं स्टेप्स, वो एक्शंस वो लेंगे, ठीक है। जो रोल होता है ऑक्सीजन का रेगुलेशन में रेस्पिरेटरी रिदम को, वो क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। अब एक बारी इसको NCERT से रीड कर लें। भाई मेरा पेन किधर गया, या देखो, ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन द मॉडरेट the respiratory rhythm to suit the demand of a body tissue. This is done by the किससे, न्यूरल सिस्टम से होगा। स्पेशलाइज सेंटर भी प्रेजेंट होता है मल्टिपल रीजन में, ठीक है, ब्रेन के में। चलो हाथ से ही पढ़ते हैं भाई। और इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल होता है इस रेगुलेशन के लिए। एक और सेंटर प्रेजेंट होता है पॉन्स रीजन में, ब्रेन में, जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमेटिक सेंटर। ये मॉडरेट करता है फंक्शंस को, जितने भी किसके को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को। उसके बाद न्यूरो सिग्नल्स इस सेंटर से आते हैं और वो रिड्यूस कर देते हैं ड्यूरेशन ऑफ किसकी, इंस्पिरेशन की, ठीक है। जिससे क्या होता है कि रेस्पिरेटरी रेट अल्टर हो जाता है। एक कीमोसेंसिटिव एरिया भी होता है, ठीक है, जैसे इसके एडजेसेंट में, किसके में, रिदम सेंटर के में, जो हाईली सेंसिटिव होता है CO2 और H+ कंसनट्रेशन में, ठीक है। अगर इसमें ये इंक्रीज़ होता है ये सब्सटेंस, तो इस सेंटर को ही एक्टिवेट कर देगा, जिससे क्या होगा कि सिग्नल क्रिएट करेगा, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि नेसेसरी एडजस्टमेंट करेगा रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, जिससे क्या होगा ये सब्सटेंस एलिमिनेट हो जाते हैं। रिसेप्टर जो जुड़े होते हैं आर्टिक आर्क से, कैरोटिड आर्टरी से, वो भी इसकी कंसनट्रेशन को बेटर पहचान लेते हैं, किसकी, CO2 और H+ कंसनट्रेशन। और जितने भी नेसेसरी सिग्नल्स है वो भी आगे भेजते हैं कि जो भी एक्शन है भाई लो जल्दी से इसको मेंटेन करो। जो रोल होता है ऑक्सीजन का इस रेगुलेशन में, ठीक है, वो भी क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होता है। अब देखो बेटा, कुछ बीमारियां भी होती हैं, है ना। हम बीमारियां भी पढ़ लेते हैं। अब क्या क्या होगी, एक हमारी अस्थमा होगी, एक हमारी एम्फीसीमा होगी, और एक हमारी होती है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। चलो एक चीज़ दिखाती हूँ तो मैंने बताने से पहले, ये देखो भाई, नेक्स्ट चैप्टर हम ये करेंगे। ये तब मैंने अपनी बुक को ख़राब किया था जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, ठीक है। चलो इस चैप्टर पे हम नेक्स्ट आएंगे, भी हम डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। अस्थमा क्या होता है बेटा कि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, जैसे बीजिंग होती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स की, ठीक है। एम्फीसीमा में क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या बेटा कि जो सिगरेट वगैरह पीते हैं ना भाई, उनका ये हाल होता है, ठीक है, उनको एम्फीसीमा होता है। क्या होती है इसमें, एल्वेओलार वॉल्स बेटा डैमेज हो जाती हैं, और जिनसे जो सरफेस है ना, वो सरफेस एरिया वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, स्मोकिंग। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या है बेटा, कुछ इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे ग्राइंडिंग का काम है या पत्थर वगैरह तोड़ने का काम है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो नोज़ के थ्रू अंदर इनहेल हो जाएगा, ठीक है। अगर बहुत लंबे समय तक रहता है ये एक्सपोजर डस्ट वगैरह से, तो ये हमें उन लोगों को हो सकता है। इससे अच्छा है कि इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है बचने का, कि अपने नोज़ को कवर करके रखें, ठीक है। देखो, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, तो सो मच जस्टिस प्रोड्यूस्ड डेट द डिफेंस मैकेनिज्म होता है बॉडी का, वो फुली इसके साथ कोप नहीं कर सकता इस सिचुएशन के साथ, ठीक है। तो अगर लॉन्ग एक्सपोजर होता है तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिससे क्या फाइब्रोसिस हो जाता है, जिससे क्या होता है सीरियस लंग डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। जो वर्कर्स होते हैं इन जैसे इंडस्ट्रीज़ में, उनको प्रोटेक्टिव मास्क पहनने चाहिए। अब देखो बेटा, मुझे पता चले कि आप मेरा ये चैप्टर पढ़ रहे हो, अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, सो प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है। और नेक्स्ट तुम क्या चाहते हो, कौन सा चैप्टर मैं स्टार्ट करूं, उसको कमेंट में मुझे बताओ। टाइप जय श्री कृष्णा। ओके, बाय बाय, शुभ रात्रि।